हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग कुछ और प्रैक्टिस सेट पे डिस्कशन करने वाले हैं। हमने वैसे तो बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स अपलोड की हुई हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, एंड हमने ना इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है सो दैट आप लोगों को कहीं पे भी एमसीक्यूज फाइंड आउट ना करने पड़े। ये प्रैक्टिस सेट्स हमने 2022 में भी अपलोड किए थे, तो वो सारे भी रेलेवेंट है फॉर 2023, एंड 2023 के लिए भी हमने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। अगर वो सीरीज़ अभी तक आपने नहीं कवर की है तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो सीरीज़ अब ज़रूर से कवर कर लेना। एंड आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ सारे क्वेश्चंस हमारे पास कॉमर्स बेस्ड, तो हर एक यूनिवर्सिटी चाहे CUET हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उड़ीसा CET, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलिवेंट होने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। कौन सा इसमें से अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है? मैचिंग कंसेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, बट ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट ये हमने नहीं सुना और ना ही हमने पढ़ाया है। अगर आप लोग देखोगे ना तो स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट सब अपलोड किए हुए हैं, तो इन तीनों टॉपिक पे हमने क्लास अपलोड किया है, बट ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता, तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पीवी रेशियो कैन बी इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट। अब अगर हम लोग पीवी रेशियो की बात करें, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो क्या फिक्स कॉस्ट के चेंज करने से पीवी रेशियो में कोई भी चेंज आएगा? नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉन्ट्रीब्यूशन को हम ग्रॉस मार्जिन के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट। पीवी रेशियो इंप्रूव्ड हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, यस करेक्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इंप्रूव बाय रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट, यस। अगर हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो इसका रिलेशन फिक्स कॉस्ट के साथ है, बट पीवी रेशियो का नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है कि पीवी रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा A, कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट द टर्म फिक्स्ड असेट्स यहाँ डज नॉट इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है द टर्म फिक्स्ड असेट्स इंक्लूड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, ये करंट असेट है, और गुडविल की बात करें तो ये फिक्स्ड असेट है, तो करेक्ट आंसर होगा D, गुडविल। नेक्स्ट, इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर्स टू। अब अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो इसमें तो बैलेंस शीट भी आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आएगा, एंड PL एप्रो भी आएगा। ऑप्शन देखें, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, PL, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, PL अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, सीक्रेट रिजर्व और ऑल ऑफ दीज। नो डाउट रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि डिविडेंड बेसिकली हम लोग कहाँ से डिक्लेयर करते हैं? नेट प्रॉफिट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स गुडविल। इंस्टीट्यूशनल गुडविल, पर्सनल गुडविल, गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट, इम्प्लाइड गुडविल। पार्टनरशिप फर्म गुडविल का क्या पार्ट नहीं है? इम्प्लाइड गुडविल पार्ट नहीं है। बाकी सब आप देखोगे ना तो पार्टनरशिप फर्म गुडविल का पार्ट बनता है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज शोन इन। अगर आपने शेयर इशू किया और उस पर आपको प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो PL में तो दिखाएंगे ही नहीं, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, इन केस द शेयर्स आर फोरफीटेड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अगर आप किसी से शेयर छीन रहे हो, फोरफीट करना मतलब क्या कि अगर आप उससे शेयर छीन रहे हो तो जितना उस शेयर पे आपने कॉल्ड अप किया होगा उतने से ही आप शेयर कैपिटल अकाउंट करके डेबिट करते हो। नॉमिनल वैल्यू नो, पेड अप अमाउंट नो, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, इफ अर्निंग प्राइस दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है 0.5, अर्निंग पर शेयर गिवन है 8, तो क्या हम मार्केट प्राइस पर शेयर बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, क्योंकि MPS इज इक्वल टू क्या होता है? EPS अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो। मेरे पास EPS दिया हुआ है 8 और मेरे पास प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है 0.5, तो आंसर कितना हो जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर का? 16, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, लेबर रेट वेरिएंस इज ड्यू टू ओवरटाइम अलाउंस, डिफेक्टिव मटेरियल्स, पुअर वर्किंग कंडीशंस, नन ऑफ द अबव। लेबर रेट वेरिएंस, रेट किसकी वजह से होता है? ओवरटाइम अलाउंस की वजह से, करेक्ट आंसर होगा A। प्रॉफिट विल बी द सेम अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली व्हेन देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, देयर इज ओनली क्लोजिंग स्टॉक, देयर इज ओनली ओपनिंग स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक्स आर लोअर देन क्लोजिंग स्टॉक। आप देखो अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का हमको प्रॉफिट सेम रखना है तो इस केस में अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ना हो तब तो बहुत ही ईजिली दोनों का प्रॉफिट क्या आएगा, सेम। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। और बहुत जल्दी हम कॉस्टिंग से रिलेटेड क्लासेस वापस से कंटिन्यू करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स डिटेल में वहाँ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, which one of the following is not essential for a sound system of budgetary control? No reward, no punishment, participation, sound organization स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो अगर बजटरी कंट्रोल, अच्छा बजट सिस्टम आपको रखना है, अच्छे कंट्रोल रखने हैं बजट सिस्टम पे, तो पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, बट नो रिवॉर्ड नो पनिशमेंट ये ज़रूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट है क्रिएटिंग रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने वाला है तो आप उसको लेकर के चलो, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करो, और प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको इग्नोर कर दो। बट जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, नो डाउट वो आपका प्रॉफिट तो है कि आपको फायदा मिल रहा है, बट ये तो ऑलरेडी मिल चुका होगा तब आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, ये फ्यूचर की बात नहीं होती। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, क्या हम उसको सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस असेट्स नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज। हाँ, अगर आपने एडवांस में पे भी किया है तो क्या उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है आपके असेट या लाइबिलिटी पे? नो, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सारे ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। नो, कॉस्ट को एसर्टेन करने के लिए क्या हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं? नो। अ फर्म इनकर्स अ लॉस व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। नो, अगर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। नो, ऐसा भी नहीं होता कि कंट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, क्योंकि उस केस में तो फिर कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि सारे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following statement is true? Budget is only for short range period and not for a long range period. बजट क्लासीफाई किया जा सकता है लॉन्ग रेंज में, शॉर्ट रेंज में, एज वेल एज फिजिकल पीरियड बजट में। बजट्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी और फिजिकल यूनिट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी, कि बजट की बात करें तो इसको लॉन्ग रेंज में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज में भी एंड फिजिकल पीरियड में भी। दैट इज फॉर अ 1 year. Transition from AS14 to IFRS came in India with effect from 1/4/2011। और इस पे हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्सेस इंड AS वाली क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी एलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस? सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। सैलरी को भी हम टाइम बेसिस पे करते हैं पर मंथ, वेजेस को भी और इंटरेस्ट को भी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, fictitious assets are preliminary expenses, loss on issue of shares, advertising expenses, yes, revenue expenditure of capital nature, not the real assets but they are called assets on legal and technical ground. Correct answer होगा D, all of the above. Which of the following items is required to be deducted from net profit? Net profit में से हम किसको किसको डिडक्ट करते हैं? डिविडेंड को करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन एंड एप्रिसिएशन इन फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट। इन सब का एडजस्टमेंट हम कहाँ से करते हैं? नेट प्रॉफिट से करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन अंडरटेकिंग टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, करंट फिक्स्ड असेट, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब देखो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें वो बेसिकली क्या रेफर करता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, चाहे शॉर्ट टर्म से रिलेटेड चाहे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, हर एक ऑब्लिगेशन आपको मीट करनी होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। The internal rate of return, that is IRR, can be defined as that rate which equates the present value of total benefits with the present value of total cost of an investment, bank account, stock option और डिबेंचर। कह रहा है IRR, ये बेसिकली क्या है? एक ऐसा रेट जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल बेनिफिट्स को शो करता है विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली हम किसकी बात करें? इन्वेस्टमेंट की बात करें। करेक्ट आंसर होगा ए, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? Expansion and diversification of existing business,
रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, ये सब इन्वेस्टमेंट का ही तो पार्ट है ना, चाहे तो आप एक्सपैंड करो, चाहे आप रिप्लेस करके कुछ नया लेकर के आओ। नन ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, और ये डेफिनेशन किसकी थी, हेरोल्ड कुंट्ज की, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार बताया, एफ.डब्ल्यू. टेलर। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये क्या इम्प्लाई करती है कि एक इंडिविजुअल सुपीरियर होगा जो कि डायरेक्शन देगा और उसी के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे एम्प्लॉयज। यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, यूनिटी अमंगस्ट सबॉर्डिनेट्स, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्टाफ अथॉरिटी। करेक्ट आंसर होगा इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू वन एम्प्लॉय मस्ट बी इशूड ओनली बाय वन सुपीरियर एट अ टाइम एंड बी डायरेक्टेड एक्सक्लूसिवली बाय दैट सुपीरियर ड्यूरिंग इंटायर डायरेक्टिंग स्टेज। करेक्ट आंसर होगा डी। द थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू मोटिवेशन, ये किसने डेवलप किया था, विलियम जी उची ने। करेक्ट आंसर होगा सी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1954, पीटर ड्रकर। ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन अ चार्ट, और ये स्टेटमेंट किसका था, लॉन्सबरी फिश का, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले तो साथ ही साथ लर्न करते जाने, और इसी पैटर्न पे एग्जाम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। मैनेजमेंट मस्ट थिंक ऑफ इटसेल्फ नॉट एज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स बट एज प्रोड्यूसिंग कस्टमर क्रिएटिंग वैल्यू, फोर्स, सेटिस्फैक्शन, डिमांड, सप्लाई। नो डाउट आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हम प्रोडक्ट बना करके बेचें तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बट अगर आप ये सोचो कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, तो नो डाउट आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो पाएगा। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इज अ प्राइस एट विच कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वैल्यू द प्रोडक्ट, इट इज़ वॉट दे थिंक द प्रोडक्ट इज वर्थ। और ये स्टेटमेंट किसका था, स्टैंटन का। Fixed cost in the short run are dash, therefore they are irrelevant in pricing special order। अगर शॉर्ट रन में बात करें तो फिक्स कॉस्ट हमेशा अनकंट्रोलेबल होता है। करेक्ट आंसर होगा ए। Which of the following is not included under qualities of optimum capital structure? मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम कंट्रोल, मिनिमम प्रॉफिट। अगर आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करनी है तो वहाँ पे प्रॉफिट आपको मैक्सिमम रखना होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। The concept of cost of capital can also be explained in terms of dash cost, variable cost, capital cost, full cost, opportunity cost। Correct answer होगा D, opportunity cost। Next, cost of capital is the rate of return the firm requires from investment in order to increase the value of the firm in the market। और ये statement basically किसका था, हैम्पटन जॉन जे का, that is correct answer होगा B। Which of the following is not a current asset? कैश है, इन्वेंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल है, बट गुडविल फिक्स्ड एसेट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच इज मीडियम एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल के लिए डेप्रिसिएशन भी है, टैक्सेशन प्रोविजन भी है, क्योंकि मीडियम और शॉर्ट टर्म पूछा है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ एनपीवी, नेट प्रॉफिट नेट प्रेजेंट वैल्यू? कंसिडर ऑल कैश फ्लोज, true measure of probability based on the concept of the time value of money, requires estimates of cash flow which is a tedious task। अब अगर हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज एनपीवी की बात करें तो इसमें हमें एस्टिमेट कैश फ्लो की ज़रूरत नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा डी कि ये मेरिट नहीं है और बाकी तीन क्या है, मेरिट है। नेक्स्ट, a stock dividend implies issue of bonus shares to the existing shareholders of the company by way of capitalization of। आप किसको कैपिटलाइज करते हो, रिजर्व को, लॉसेस को, प्रॉपर्टी को, प्रोविजन को। नो डाउट रिजर्व्स को, क्योंकि आप अपने फ्री रिजर्व्स में से ही बोनस शेयर इशू कर सकते हो। द रेसिडुअल रिजर्व आफ्टर द प्रपोज्ड कैपिटलाइजेशन शुड बी एटलीस्ट डैश परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज्ड पेड अप कैपिटल। कम से कम कितना होना चाहिए, 40%, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, When a company has surplus reserves but does not have adequate liquidity, तो उस केस में कंपनी किसको कैपिटलाइज करती है, रिजर्व्स को, प्रॉफिट को, असेट्स को, इन्वेंट्री को। अगर उसके पास सरप्लस असेट्स नहीं है और उसके पास एडिकेट लिक्विडिटी भी नहीं है तो उस केस में वो अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करती है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। वॉल्टर्स मॉडल ये किससे रिलेटेड है, डिविडेंड पॉलिसी से। एनपीवी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एनपीवी का हमने फॉर्मूला बताया भी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं आउटफ्लो, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। व्हेन हैज एम्फेसिस बीन शिफ्टेड इन इंडिया टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट?
HRD की तरफ हम लोग कब मूव किए हैं? 1995 में. द RBI इज द किंग पिन ऑफ द इंडियन डैश मार्केट, मनी मार्केट. Who can define a bank as an institution whose debts are widely accepted in settlement of other people's debts to each other? ये basically statement किसका है? Sayers का. The word bank originated from dash language. ये हमने बताया भी है अपनी क्लास में. अगर बैंक की बात करें तो ये originate हुआ है Italian word से. The Deposit Insurance Corporation has been renamed as the Deposit Insurance and Central and Audit Corporation, Credit Guarantee Corporation. ये भी हमने अपनी बैंकिंग के क्लास में पढ़ाया है. द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट. फाइनेंशियल पोजीशन पूछा है तो नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, बैलेंस शीट. नाबार्ड को कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और ये टॉपिक भी हमने अपने बैंकिंग के सब्जेक्ट में डिस्कस किया है. अच्छा, यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस कर लें कि हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. साथ ही साथ हमने टेस्ट सीरीज़ भी इंट्रोड्यूस की है. जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, देन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड देन यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट. तो अगर आप इस पूरे पैकेज में इंटरेस्टेड हो, अगर आप क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2023, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Next, in a dash, the decisions of the central planner are replaced by the decisions of millions of firms and households. Which answer will be suitable for the blank? Market economy, business economy, social economy, none of the above. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस तरह के इकोनॉमी में जो डिसीजन है सेंट्रल प्लानर का वो रिप्लेस्ड होगा बाय द डिसीजन ऑफ मिलियन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड. नो डाउट मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसकी बात करें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. नेक्स्ट, an agreement among firms in a market about quantities to produce or prices to charge. ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया हुआ है. कह रहा है कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे या क्या प्राइस चार्ज करेंगे. ये बेसिकली किस तरह के मार्केट में होता है? ओलिगोपोली मार्केट में. बट उसमें भी टाइप्स है कोल्यूशन, कार्टल, मोनोपोलीज और ओलिगोपोली. करेक्ट आंसर होगा बी, कार्टल. द इनपुट कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द कंसर्न इज कॉल्ड. बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें और ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जहां आपके पास आपके पॉकेट से पैसे का आउटफ्लो नहीं होता है. विच कॉस्ट इज नोन एज पीरियोडिकल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. पीरियड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट होगा. द स्केड्यूल दैट शोज क्वांटिटी सप्लाइड एट ईच प्राइस इज कॉल्ड सप्लाई स्केड्यूल. कैन सप्लाई, नॉर्मल कर्व, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा सप्लाई स्केड्यूल. द अमाउंट ऑफ अ गुड्स दैट सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल, जितना वो सेल करना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी सप्लाइड. Carnot was criticized even in his own time for the dash quantity assumption. उनको क्यों क्रिटिसाइज किया गया था? बेसिकली कांस्टेंट क्वांटिटी अजम्पशंस का, क्योंकि उनका ये अजम्पशन था कि क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय. अब एएफसी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ सर्विस, लेवल ऑफ प्राइस और ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा ए, लेवल ऑफ आउटपुट. नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड. इन्फीरियर गुड वो गुड्स होते हैं जो कि लो क्वालिटी बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं. तो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर देते हो एंड वाइस वर्सा. अच्छा, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे पूरा डिटेल डिस्कशन अपने चैनल पे किया हुआ है और उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी और हमने टेलीग्राम पे भी वो क्लास शेयर की है. अब इन्फीरियर गुड्स की बात करें, क्योंकि उसके साथ रिलेशन नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होगा? लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो और इक्वल टू वन. करेक्ट आंसर होगा लेस देन जीरो. मोनोपोली पावर में बी एक्सप्रेस्ड बाय द. मोनोपोली पावर कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए. द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट implies that all agreements are not contracts. Yes, ये पॉइंट हमने डिस्कस भी किया है. An agreement must meet certain criteria in order to be enforceable by law and qualify as a contract. Yes, an agreement enforceable by law is a contract. ये सारे ही डेफिनेशन करेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड. हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872 पे बहुत सारे एमसीक्यूज भी अपलोड किए और उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो वो क्लासेस पे आप लोग ज़रूर से कवर कर लेना। टू पार्टीज में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस, और उस प्रपोजल को हम क्या कहते हैं? ऑफर। A expressed to B to lend rupees 5,000 to C. There will be no trouble in the payment of your money. Be assured if there is any trouble, I, that is A, hold myself responsible. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? This was not a guarantee and A surety for C's debt. This was held to be a guarantee and A surety for C's debt. करेक्ट है। कह रहा है क्योंकि A कह रहा है B को कि आप C को पैसे दे दो 5,000 और अगर आपको वो पैसा नहीं मिलेगा तो हम आपको पे करेंगे, तो ये तो गारंटी है ना, तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 1881, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। X writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. What is the meaning of the endorsement? अब endorsement मतलब क्या होता है कि मान लो A ने बिल दिया B को और B ने वही सेम बिल C को इंडोर्स कर दिया। जैसे अगर मान लो A और B के बीच में क्या रिलेशन है कि A ने 10,000 का गुड्स खरीदा और इसके बदले पैसे नहीं दिए, तो उसके बदले क्या दे दिया? बिल दे दिया। और वैसे ही B ने C से खरीदा था तो B ने वही बिल C को पास कर दिया, तो इसको हम कहते हैं इंडोर्समेंट। द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर। पर्सन हु ब्रॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज गेट्स पेमेंट। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अकाउंट पे बिल ऑफ एक्सचेंज, नन ऑफ द अबव। अब बेसिकली इंडोर्समेंट में क्या है कि जिसके पास बिल होगा उसी को पेमेंट किया जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। विच सेक्शन डील्स विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? सेक्शन 22। वैसे देखा जाए तो सेक्शन 22, 23, 24, 25 ये सब हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना टैक्सेबल होगा इसको बताया गया है सेक्शन 22 में। इफ कंपनी एक्स हैज़ अ राइट टू अपॉइंट मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी वाई, देन इज कंपनी वाई अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी एक्स? कंपनी एक्स इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी वाई, कंपनी वाई इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी एक्स। कह रहा है कि कंपनी एक्स के पास ये राइट है कि वो वाई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके। तो नो डाउट एक्स क्या हो गया? होल्डिंग हो गया, और वाई कौन हो गई? सब्सिडरी हो गई। तो कंपनी वाई क्या है? सब्सिडरी ऑफ कंपनी एक्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, perquisites received by the assessee during the course of carrying on his business or profession is taxable under the head salary, not taxable under section 28 subsection 1 of the income tax act, PGBP, none of the above. अब perquisite जो received हुआ है by the assessee during the course of carrying on his business or profession, इसको हम कहाँ डालते हैं? PGBP में, तो करेक्ट आंसर होगा C। Conversion of capital asset into stock in trade will result into capital gain of the previous year in which such conversion took place. Section 45 subsection 2 of the Income Tax Act in which such converted asset is sold or otherwise transferred. Correct answer होगा भी। Section 132 of the Income Tax Act ये किससे डील करता है? सर्च एंड सीजर से। Which of the following is an intangible asset? नो हाउ, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल। ये तीन क्या है? टैंजिबल है, और नो हाउ क्या है? इंटैंजिबल। The hard disk of a computer is a document as defined under section 3 of the Indian Evidence Act. ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? ट्रू है, क्योंकि इसको सेक्शन 3 में ही डिफाइन किया गया है। फिशिंग इज मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, 66D, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। अ रिटायर्ड पार्टनर हैज़ अ राइट टू एन अकाउंट ऑफ द फर्म एज लॉन्ग एज द बिजनेस कंटिन्यूज, द फर्म एग्जिस्ट, देर इज नो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, नॉन ऑफ द अबव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि अगर एक बार आपका अकाउंट सेटल हो गया और आप रिटायर हो रहे हो तो उस केस में फिर आपके पास राइट नहीं रहता अकाउंट्स को चेक करने का। डिसोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिसोल्यूशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। Which of the following section of the Indian Partnership Act 1932 deals with mode of settlement of accounts between the partners? Section 48. If the assets of the firm are insufficient to discharge the debts and liabilities of the firm, the partners shall bear it in the capital ratio, equally, profit sharing ratio, none of the above. कह रहा है कि अगर डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने में कुछ भी पैसे कम पड़ते हैं तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लॉस को बियर करना होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। A partner commits fraud to a third party while working as a partner. To the third party, who among the following is liable? That partner only, firm, managing partner, none of the above. अब क्योंकि एक पार्टनर ने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट फ्रॉड किया तो हमेशा पार्टनरशिप फर्म में कौन लायबल होता है? फर्म लायबल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, फर्म। बाद में फर्म उस पर्टिकुलर पार्टनर से
रिकवरी कर लेगी, बट पहले कौन लायबल होगा? फर्म। सप्लाई ऑफ लिकर टू इट्स मेंबर्स बाय अ क्लब, ये क्या है? सेल है? नो, इट इज नॉट अ सेल। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट कंडीशन, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। क्वालिटी ऑफ गुड्स में स्टेट भी आएगा, कंडीशन भी आएगी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। Any registrar may in his discretion receive and register any document which might be registered by any sub-registrar subordinate to him। कह रहा है कि एनी रजिस्ट्रार अपनी डिस्क्रिशन पे, अपनी मर्जी पे किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर सकता है विच माइट बी रजिस्टर्ड बाय एनी सब रजिस्ट्रार सबॉर्डिनेट टू हिम। तो ये तो पॉसिबल है ही है, उसके अंडर जो काम कर रहा है उसी ने जो डॉक्यूमेंट रिसीव किया उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का राइट क्या रजिस्ट्रार के पास है? हाँ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे? मार्च 15। द रिस्क ऑफ अ लॉस एज अ रूल लाइज ऑन द, लॉस का रिस्क किस पे होता है? नो डाउट हमेशा ये रिस्क होगा ओनर पे, जो उस गुड्स का ओनर होगा उसी पे रिस्क लाई करेगा। अ लेटर ऑफ इंटेंट इज एन अग्रीमेंट टू सेल, इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, merely an expression of an intention to enter into an contract, that is correct आंसर होगा सी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्टी हु डज नॉट सफर एनी लॉस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल्ड टू स्टैट्यूटरी डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, एग्जेम्पलरी डैमेजेस और नॉमिनल डैमेजेस। एक पार्टी जिसको किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे, तो जो भी नॉमिनल अमाउंट, जो छोटे मोटे अमाउंट का डैमेजेस है, सिर्फ वो उसकी रिकवरी कर सकता है, उसके अलावा और किसी भी चीज़ की रिकवरी नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। ये हमारे पास ओवरऑल 85 MCQ से रिलेटेड टू कॉमर्स, जो कि बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड क्लासेस ज्वाइन करने में, तो उसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।